श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर। थांग राजवंश कालीन छांगान अभूतपूर्व रूप से एक विशाल राजधानी था, जिसकी 10 लाख आबादी में चीन की विभिन्न जातियों के लोग शामिल थे। साथ ही वो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महानगर भी था जहां विदेशी दूतों का आना जाना लगा रहता था और वहां भारी संख्या में विदेशी बस भी गए थे। ये रेशम मार्ग पर बेरोक टोक यातायात और समुद्री मार्गों के खुल जाने का परिणाम था। तब छांगान में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के 10,000 से भी अधिक परिवार रहते थे। उनमें पढ़ाई के लिए आए नौजवान भी थे और दरबारी और सेनापति भी, और साथ ही नर्तकों, संगीतकारों और चित्रकारों आदि की संख्या भी कम नहीं थी। विभिन्न जातियों ने एक दूसरे से सीखकर और एक दूसरे की खूबियां ग्रहण कर थांग राजवंश काल की शानदार संस्कृति का सृजन किया था। ये तो सर्वविदित है कि जापान ने विभिन्न दलों में अपने दूत छांगान भेजे थे। उनके साथ जापानी छात्र भी अध्ययन के लिए आए थे, लेकिन मध्य और पश्चिमी एशिया के देशों से ऐसे छात्र भी कम नहीं थे जिन्होंने छांगान में आकर शाही विद्यालय में प्रवेश पाया था। छांगान में बड़ी तादाद में फारसियों ने घर बसाए थे और उनमें फारस का शहजादा पोरस भी शामिल था। बहुत से विदेशी छांगान में धार्मिक कार्यवाहियों या व्यापार में लगे थे। छांगान में पूर्वी और पश्चिमी फांग तत्कालीन व्यापार केंद्र थे। अधिकतर विदेशी पश्चिमी फांग में रहते थे। उन्होंने दुकानें और होटल ही नहीं बल्कि ऐसे मदिरालय भी खोले थे जिनमें विदेशी लड़कियां सेवारत थीं। इस संदर्भ में कविवर ली पाए की ये पंक्तियां उद्धरणीय हैं। सैर सपाटे के बाद फिर कहां जाएं? खिलखिलाती हुई विदेशी लड़कियों के हाथों से शराब पीने मदिरालय में। मध्य एशिया के 1000 से भी ज्यादा व्यापारी स्थायी रूप से छांगान में अपने कारोबार चलाते थे। प्राचीन ग्रंथ में विदेशी व्यापारियों के बारे में एक कहानी है। छांगान में एक भिक्षु को एक ऐसी वस्तु हाथ लगी जो देखने में सड़ी हुई कील लगती थी और 2-3 इंच लंबी थी। वो असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये क्या चीज है। उसने पश्चिमी फांग जाकर एक विदेशी व्यापारी को वो वस्तु दिखाई। विदेशी व्यापारी ने चौंक कर पूछा, आपको ये वस्तु कहां से मिली? मैं खरीदूंगा, आप जितना पैसा मांगेंगे उतना ही दूंगा। भिक्षु हिचकिचाया और बोला, 1 लाख सिक्के। विदेशी व्यापारी ने ठहाका मारकर कहा, और ज्यादा मांगे ना। भिक्षु ने फिर 5 लाख सिक्के मांगे। इस पर व्यापारी बोला, इसका दाम 1 करोड़ सिक्के है। भिक्षु ने पूछा कि ये आखिर क्या चीज है? तो व्यापारी ने जवाब दिया, ये आपको नहीं मालूम कि ये भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर की हड्डी है। एक सीधे साधे भिक्षु के सामने वो व्यापारी उतना ईमानदार थोड़ी ही हो सकता था। ये कहानी सच्ची कहानी नहीं हो सकती, फिर भी इस किस्से से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में छांगान में कितने ही कुशल विदेशी व्यापारी जमे हुए थे। उस वक्त शाही दरबार ने एक ऐसा विभाग भी स्थापित किया था जो विशेषकर कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मामलों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार था। विभिन्न पेशे वाले विदेशियों के छांगान में आने जाने और एकत्र होने से ये नतीजा निकला है कि वहां विदेशी रीति रिवाजों और संस्कृति का प्रसार भी होता चला गया। छांगान में उस समय विदेशी पोशाकें, पकवान, बांसुरी और नाच आदि काफी लोकप्रिय थे। पश्चिमी फांग में एक फारसी रेस्तरां में खासकर मध्य एशियाई चावल बिकता था। विदेशी रोटी तो आम चीज थी। विद्रोह के कारण थांग राजवंश के सम्राट श्वेनचुंग हड़बड़ाकर शाही महल से भाग निकले। रास्ते में जब भूख लगी तो उन्होंने नौकर से बाजार से विदेशी रोटी खरीद कर लाने को कहा। मैंने शियान में एक बार पाइक की रोटी खाई। वो आम रोटी से अलग थी। वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आग में सेंक कर पकाई गई थी। उसके बीच में तेल था, इसलिए आसानी से 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता था।
और उसे गरम गरम खाने में एक विशेष मजा आता था। कहूं कि वो शियान का पराठा था। मैंने कई बार ये पूछताछ की कि क्या उस विदेशी रोटी से कोई संबंध रहा है, लेकिन किसी ने भी हाँ में जवाब नहीं दिया। थांग राजवंश के दौरान छांगान में पोलो खेल भी खूब लोकप्रिय था। एक राजकुमार की समाधि में मिला पोलो का भित्ति चित्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। रंगीन चित्र में कई आदमी घोड़ों पर सवार पोलो खेलते नजर आते हैं। उस जमाने में सुशिक्षित और भद्र लोग पोलो खेलते थे। जब कोई सर्वोच्च शाही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था तो खुशियां मनाने के लिए भोज के आयोजन के बाद जरूर उपनगर में जाकर पोलो खेलता था। ये लगभग एक परंपरा बन गई थी। उस दौरान विदेशों से दुर्लभ पशु पक्षी और फूल पौधे भी बड़ी मात्रा में छांगान में पहुंचे। उपनगर में शाही बाग में हाथी, शेर और शुतुरमुर्ग आदि विदेशी पशु पाले जाते थे और साथ ही 2000 से अधिक नस्लों के विदेशी फूल और पौधे उगाए गए थे। दर हकीकत ये एक विशाल चिड़ियाघर और वनस्पति बागान था। एक उल्लेखनीय बात है कि मध्य एशिया की बढ़िया नस्लों के घोड़ों का छांगान में आना। एक ऐसे घोड़े के एवज में 40 थान रेशमी कपड़ा दिया जाता था और अक्सर एक ही बार में कई हजार घोड़े छांगान में लाए जाते थे। प्राचीन ग्रंथ शिन थांग शू, थांग राजवंश का नया इतिहास के सैन्य खंड के अनुसार वर्ष 627 से 665 तक के दौरान थांग राजवंश के दरबार के सीधे निमंत्रण तले पाले जाने वाले घोड़ों की तादाद 5000 से बढ़कर 7,56,000 हो गई थी। छांगान के पास और हर्षी गलियारे में अनेक घोड़ा पालन फार्म खोले गए। यही कारण है कि हान और थांग राजवंश कालीन मकबरों की खुदाई में भारी मात्रा में ऐसे घोड़ों की कांसे और मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन पर पश्चिमी क्षेत्र की नस्लों के घोड़ों की विशेषताएं स्पष्ट थीं। ये मूर्तियां उस जमाने में घोड़ा पालन कार्य के जोरदार विकास की सबूत हैं। जहां तक पश्चिमी क्षेत्र से आई वनस्पतियों का सवाल है तो उनकी किस्मों की सही संख्या ज्ञात नहीं हो पाई। मुझे मिंग राजवंश के हकीम ली शिचन के औषधि कोश पंछाओ कांगमू से पता लगा है कि कम से कम 28 किस्म की वनस्पतियां चीन आई थीं। उनमें से अधिकतर का लोक जीवन से घनिष्ठ संबंध था। और फिर शक्कर की ही मिसाल लें। गन्ने की खेती चीन में होती तो थी, मगर शक्कर बनाने का तरीका पश्चिमी क्षेत्र से सीखा गया था। ये थांग राजवंश के सम्राट थाईचुंग के शासनकाल की बात थी। उपर्युक्त औषधि कोश के अनुसार थांग राजवंश काल के पहले केवल गन्ने के रस का सेवन किया जाता था। बाद में पश्चिमी क्षेत्र से तकनीक सीखकर इससे शक्कर और मिश्री बनाए जाने लगी। प्राचीन कालीन चीनियों ने बारूद और कागज की इजाद कर और रेशम उत्पादन का प्रसार कर मानव जाति के लिए महान योगदान किया था। साथ ही विदेशी वस्तुएं ग्रहण कर अर्थतंत्र, संस्कृति और जीवन के क्षेत्र में भी अच्छे लाभ प्राप्त हुए। मायची शान गुफा। रेलगाड़ी शियान को पीछे छोड़कर वेइहो नदी घाटी में पश्चिम की तरफ दौड़ रही थी। नदी की उफनती धारा कभी रेलगाड़ी की बाईं तरफ तो कभी दाईं तरफ दिखाई दे रही थी। सकरी और गहरी वादी के दोनों तरफ पगडंडियों का अनंत सिलसिला था। मेरी दृष्टि मटियाले रंग के पानी और नदी के तटों पर कच्ची सड़कों पर पड़ी। बरबस दिमाग में ये बात कौंध उठी कि ये वही रास्ता तो नहीं जिस पर श्वेनचांग ने भारत से बौद्ध सूत्र प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान पदचिन्ह छोड़े थे। ये वही नदी थी ना जिसमें हान राजवंश के च्यांगछेन ने पश्चिमी क्षेत्र जाते हुए अपने घोड़े को पानी पिलाया था। रेलगाड़ी की छक छक की आवाज के साथ मैं झपकियां मारने लगा। जब नींद खुली तो मंजिल थिएनशुई पर पहुंच चुका था। 328 किलोमीटर लंबा फासला तय किया था। रेलगाड़ी कभी सुरंग या पुल पार करती, कभी पहाड़ों पर चक्कर लगाती हुई बढ़ती रही। जाहिर था कि इस पहाड़ी क्षेत्र में रेलगाड़ी की रफ्तार मैदानी क्षेत्र से काफी धीमी पड़ चुकी थी। रेलवे स्टेशन थिएनशुई काउंटी केंद्र में था। प्राचीन थिएनशुई नगर इसके 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित
छिनशुई शहर में था। छिनशुई शहर आज एक नवोदित औद्योगिक शहर है जो कांसू प्रांत में दूसरे नंबर का शहर है। इस शहर में 109 कारखाने हैं जिनमें से अधिकतर मशीन और विद्युत उपकरण उत्पादित करते हैं। प्राचीन काल में छिनशुई का नाम छिनचौ था। इस नाम के पड़ने का कारण ये था कि छिन राजवंश के प्रथम सम्राट के पूर्वजों ने यहाँ छिन राज्य की स्थापना की थी। छिनशुई पश्चिमी हान राजवंश काल में शांगकुई कहलाता था जो लुंगशी जिले के अधीन एक काउंटी था। चांगशेन ने 2 बार लुंगशी से आगे अपनी पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा शुरू की थी, इसलिए बहुत संभव है कि चांगशेन उस समय छिनशुई से गुजरे थे। xuanzang तो अपनी पश्चिम यात्रा के दौरान निश्चित रूप से छिनशुई होकर आगे बढ़े थे। बृहद सुआन मंदिर के त्रिपिटक आचार्य की जीवनी के अनुसार xuanzang ने छांगआन से रवाना होकर छिनचौ में एक रात बिताई थी। ये तय है कि छिनशुई रेशम मार्ग पर स्थित था। प्राचीन काल में मध्य चीन से दक्षिण पश्चिमी चीन में प्रवेश करने के लिए भी छिनशुई एक महत्वपूर्ण स्थान था। 3 राज्यों 220 से 265 ईस्वी के काल में शू राज्य के सेनापति चुके लियांग 181 से 234 ईस्वी तक वेई राज्य पर चढ़ाई के लिए कई बार अपनी सेनाओं को सिचुआन से बाहर ले गए थे। उन्होंने सिमाई 179 से 251 ईस्वी तक के नेतृत्व में वेई राज्य की सेनाओं के आमने सामने छिनशुई के नजदीक ही मोर्चे बंदियां बनाई थीं। आज भी छिनशुई शहर के पूर्वी उपनगर में मिट्टी का एक ऐसा टीला मौजूद है जिसे स्थानीय लोग चुके मोर्चाबंदी कहते हैं। कहा जाता है कि वहीं पर चुके लियांग ने सैन्य व्यूह की रचना की थी। राजकीय पार्क की स्थापना संबंधी प्रस्ताव। छिनशुई शहर से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हुए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद छिनलिंग पर्वतमाला का पश्चिमी छोर आ पहुंचता है। घाटी में झरने के साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी नाले के पीछे एकाएक मैदान में एक अजीबोगरीब पहाड़ नजर आने लगता है और वो माए चीशान कहलाता है। पहाड़ शंकु का रूप धारण किए है। बीच की मेखला की परिधि काफी बड़ी है जबकि इसके निचले भाग की परिधि थोड़ी छोटी है। इसका बाह्य रूप एकदम खलिहान में गेहूं के ढेर की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया माए ची यानी गेहूं का ढेर। और चीनी में शान का मतलब है पहाड़। माए ची शान की तलहटी में एक पुराना मंदिर है जहां माए ची शान गुफा संरक्षण संस्थान स्थित है। चीन की प्रसिद्ध गुफाओं में माए ची शान गुफा के आसपास की छवि सबसे अधिक सुंदर है। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। पहाड़ों की चोटियां बादलों से ढकी रहती हैं। पहाड़ों पर हर जगह सदाबहार पेड़ की पौधे हैं जैसे सरू, धारीदार छाल वाले सरू, देवदार, ट्री ऑफ हेवन। जब मैं वहां था तो बर्फ पड़ चुकी थी। सुबह सफेद बर्फ से ढकी दुनिया में अचानक मैंने झाड़ियों पर छोटे लाल दानों के लच्छे पाए जो लाल मणि की तरह चिकने और आकर्षक थे। ये भी सुनने में आया है कि आसपास के पहाड़ों पर एजेलिया और बहुत से अज्ञात जंगली फूलों के पौधे हैं। बाहर के समय रंग बिरंगे फूलों के चटकने के दृश्य अवश्य ही मनोहर लगते होंगे। यही छिनलिंग पर्वतमाला में फैले बियाबान जंगल का छोर भी है। जंगल में बहुत से जानवर हैं। थांग राजवंश के कवि तूफू ने माए ची शान की प्रशंसा में ये पंक्तियां लिखी थीं। कस्तूरे चाइना पिंक के झुरमुटों में नींद लेते हैं और तोते सुनहरे आड़ू चुगने में मशगूल रहते हैं। चाइना पिंक पश्चिमी सिचुआन से इधर लाकर उगाया गया जिसके पौधों पर हरित रंग के फूल खिलते हैं। सुनहरा आड़ू पश्चिमी क्षेत्र के समरकंद से आया था। आज भी यहाँ के जंगलों में कस्तूरे, तेंदुए और भालू देखे जा सकते हैं। तोते कम संख्या में नजर आते हैं मगर सुनसान जंगलों में समय समय पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। माए ची शान पर्वत की तलहटी में आकर
मैंने अपने को चारों ओर पहाड़ों से घिरा पाया। मुझे हवा में नमी और आराम महसूस हुआ। ये मेरी कल्पना के एकदम विपरीत है। सोचा था कि उत्तर पश्चिमी चीन के पठार पर मौसम जरूर शुष्क होगा। मेरी नजर जहां तक देख सकती थी वहां तक छिनलिंग पर्वतमाला फैली हुई थी। पर्वतमाला के इस तरफ जितने नाले नदियां हैं वे अभी हुआंगहो नदी से जा मिलते हैं, जबकि पर्वतमाला के उस तरफ जो भी नदियां हैं वे च्यालिंग नदी जल व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो छांगच्यांग यानी यांगसी नदी का एक भाग है। इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो हालांकि उत्तर पश्चिमी चीन का एक भाग है, फिर भी उसका मौसम दक्षिण पश्चिमी चीन से बहुत मिलता जुलता है। मौसम गर्म और नम है। सभी पौधों में कूट कूट कर जीवनी शक्ति भरी हुई है। किसी ने प्रस्ताव रखा कि माएची शान गुफा को केंद्र बनाकर एक राजकीय पार्क स्थापित किया जाए, जिसमें आसपास के पहाड़ और जंगल भी हों। यदि इस प्रस्ताव को कार्य रूप मिल सका तो देसी विदेशी पर्यटकों के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। माएची शान गुफा मुझे रेशम मार्ग पर चल निकलने के बाद मेरी पहली अनोखी कलानिधि है। कांसू से शिनचांग तक के रास्ते में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं। वे बौद्ध धर्म के पश्चिमी क्षेत्र से मध्य चीन तक पहुंचने की निशानी है और साथ ही चीनी संस्कृति द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की संस्कृति को आत्मसात कर बनाए गए कला के खजाने भी हैं। उनमें सबसे मशहूर तुनहुआंग गुफा है। तो मित्रों, आज की ये कथा यहीं तक। अगली बार अगली कड़ी के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर को एक योजना सूझती है। वह क्या करता है कि वह अपना रूप बदलकर वहां दानव के पास पहुंच जाता है और वह उस वृद्ध भिक्षु का रूप धर लेता है। उस दानव को पहले से ही पता होता है कि यह और कोई नहीं बल्कि वानर राज है, जो कि रूप बदलकर आया है, या फिर इस वृद्ध भिक्षु को वानर ने ही भेजा है कि वहां से चीवर मांग कर ले आए। लेकिन इतने में ही पर्वत पर पहरा देने वाले एक दानव प्रहरी ने आकर सारा भांडा फोड़ दिया होता है और जिस वजह से उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। और तब वानर को वापस आना पड़ता है क्वानिन मठ की ओर और वह सारी बात सांचांग को बताता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सांचांग ने पूछा, उसकी तुलना में तुम्हारी इंद्रजालिक शक्तियाँ कितनी ज्यादा हैं? वानर ने जवाब दिया, मैं उसकी अपेक्षा ज्यादा तेज नहीं हूँ। उसके सामने किस तरह खुद को टिकाए रखता हूँ। सांचांग ने निमंत्रण पत्र पढ़ा और उसे मठाध्यक्ष को सौंपते हुए बोला, क्या यह संभव है कि आपका कुलपति कोई दुष्ट आत्मा हो? यथा संभव शीघ्र घुटनों के बल बैठते हुए मठाध्यक्ष ने बताया, मान्यवर, कुलपति तो मनुष्य ही थे, लेकिन यह महान कृष्ण राज मानव मार्ग की सिद्धि करता रहता था। इसलिए वह बहुत बार इस मठ में आकर उनके साथ धर्म ग्रंथों की विवेचना करता था और उसने कुलपति को दैवी तत्वों का पोषण और प्राण तत्वों का परिवर्तन करने की कुछ विधियां सिखा दी थी। इसी वजह से उनमें परस्पर मित्रता थी। वानर कहने लगा, यहाँ के इन भिक्षुओं में कोई भी दुष्ट नहीं है। इनके पांव पृथ्वी पर और सिर हवा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। ये सब मेरी अपेक्षा बहुत लंबे और स्थूलकाय हैं। ये कदापि दुरात्मा नहीं है। आपने देखा नहीं है कि वह दुष्ट खुद को आपका शिष्य रीछ लिखता है? यह दानव जरूर ही कोई काला रीछ है जो प्रेतात्मा बन गया है। इस पर सांचांग कहने लगा, इस प्राचीन लोकोक्ति है, रीछ और पुच्छहीन वानर एक से होते हैं।
अगर वे सभी पशु ही हैं, तो फिर भला विपरीत आत्मा कैसे बन सकते हैं? वानर ने हंसकर कहा, पशु तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं तो स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी बन गया ना। मैं भी उस जैसा ही हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के वे सभी जीवधारी जिनकी देह में 9 छेद होते हैं, अपनी आचरण शुद्धि कर सकते हैं और उनमें अमर्त्य बन सकने का सामर्थ्य होता है। सांग का प्रश्न था, अभी अभी तो तुमने कहा कि उस दानव की क्षमता भी तुम्हारी जितनी ही है, फिर तुम उसे हराकर चीवर को वापस कैसे ला सकोगे? वानर बोला, चिंता मत कीजिए, आपकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आपका चीवर मैं ला कर रहूंगा। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी भिक्षुगण उनका सांध्यकालीन भोजन ले आए और उनसे खाने का आग्रह करने लगे। खाना खाकर सांचांग एक दीपक ले सोने चला गया। भिक्षुगण दीवार के सहारे बने खपरेल ढके आश्रय स्थलों के तले सो गए। वरिष्ठ और छोटे मठाध्यक्ष पिछवाड़े के कुलपति कमरे में जा सोए। रात का वातावरण शांत और नीरव हो गया था। आज की रात वानर भी मठ में ही सोया, लेकिन चीवर की चिंता में सांचांग सारी रात न सो सका। उसने करवट बदली तो देखा कि आसमान में प्रकाश होने लग गया। उसने शैया त्याग दी और कहने लगा, हुकुम, सुबह हो गई है, जाओ जाकर चीवर ले आओ। वानर भाई बिस्तर से दूर निकला और पल भर में ही भिक्षुगण उनकी सेवा में हाजिर हो गए। उन्होंने उसे गर्म पानी दिया। वानर बोला, मेरे गुरुदेव के जीत को देखभाल करना, मैं जा रहा हूँ। जल्दी ही सांचांग बिस्तर से उठकर वानर को पकड़कर पूछ बैठा, तुम कहाँ जाओगे? वानर ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ कि यह सारा उत्पात बोधिसत्व क्वानिन के ही प्रमाद के कारण हुआ है। यह मठ उसी का ही है और वह इन सारे भिक्षुओं की पूजा ग्रहण करती रही है। फिर भी उसने इस दुष्ट आत्मा को अपना प्रतिवेशी बने रहने दिया है। तो मैं दक्षिणी महासागर जाकर उसका पता लगाऊंगा और उसे यहाँ लाकर इस दुष्ट आत्मा को चीवर लौटाने पर मजबूर कर दूंगा। सांचांग ने पूछा, तुम कब तक वापस लौट आओगे? जल्दी से जल्दी, आपके प्रात राश के खत्म होने तक, और ज्यादा से ज्यादा मध्याह्न तक मैं यह काम पूरा कर लूंगा। इन भिक्षुओं के लिए यही उचित होगा कि वे आपकी अच्छे से सेवा करते रहें। तो अब मैं चला। यह कहकर वह वहां से गायब हो गया और दक्षिण महासागर में जा पहुंचा। वानर उन सभी अपूर्व सौंदर्य का रसपान करने के लिए वहां नहीं रुका। उसने अपने मेघयान को ले जाकर सीधा बांस वन में उतार दिया। वहां पहले से ही कई सारे देवगण उससे मिलने के लिए आ गए थे। वे कहने लगे, कुछ समय पहले ही हमें बोधिसत्व ने बताया था कि आपने अपना मत परिवर्तन कर लिया है। वे आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन अगर आप थांग भिक्षु का रक्षण कर रहे हैं तो आपको यहाँ आने की अवकाश कैसे मिल गई? वानर बोला, यात्रा करते हुए कुछ घटनाएं ऐसी ही हो गई हैं। आप तो कृपया बोधिसत्व को सूचना दे दीजिए कि मैं तुरंत उससे मिलना चाहता हूँ। जब देवों ने जाकर गुफा में बोधिसत्व को यह बताया कि वानर उनसे मिलना चाहता है, तो वे तुरंत उन्हें बुलवा लिया। वानर ने अंदर जाकर कमल सिंहासन के नीचे खड़े होकर अभ्यर्थना की। बोधिसत्व ने पूछा, यहाँ किस लिए आए हो? वानर ने जवाब दिया, यात्रा करते करते मेरे गुरुदेव आपके मठ में जा पहुँचे। मैंने देखा कि आप उस मठ के भिक्षुओं से धूप दीप का नैवेद्य तो ग्रहण कर लेती हैं, फिर भी आपने काले रीछ की प्रेत आत्मा को वहाँ पड़ोस में रहने दिया है और उसे मेरे गुरुदेव का चीवर भी चुरा लेने दिया है। मैंने उससे वह चीवर छीन लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। इसलिए अब मैं आपके पास इस आशा से आया हूँ कि आप उससे वह चीवर वापस मांग लेंगी। बोधिसत्व ने जवाब दिया, वानर, यह कैसी फालतू बात कर रहे हो? अगर एक ऋणात्मा ने तुम्हारा चीवर चुरा भी लिया है, तो तू मुझसे यह निवेदन कैसे कर रहा है कि मैं जाकर उसको वह चीवर लौटाने को कहूँ? अरे घमंडी, अनिष्टकारी उलट, यह तो सब इसी कारण से संभव हो सका था क्योंकि तूने कुछ संकीर्ण हृदय लोगों के समक्ष चीवर का प्रदर्शन करना चाहा था। उस पर उन दुष्ट स्वभाव वश
तूने वायु का आह्वान कर मेरे मठ को भस्मीभूत कर देने के उद्देश्य से आग को और भी ज्यादा धक्का दिया था, और अब तू मुझ पर अपनी चालें चलने की हिम्मत कर रहा है। बोधिसत्व के इन शब्दों ने वानर के सामने यह साफ कर दिया कि बोधिसत्व को भूत और भविष्य का पूरा ज्ञान है। इसलिए अब वह प्रार्थना करने लग गया, बोधिसत्व कृपया अपने सधम शिष्य के अपराध को माफ कर दे। आपने तो सच कहा है, लेकिन अगर उस दानव ने चीवर नहीं लौटाया तो मेरे गुरुदेव दोबारा मंत्र पढ़ देंगे और मैं उस भयंकर शिरोपीड़ा को सहन नहीं कर पाऊंगा। बोधिसत्व, मैं इसी वजह से आपको कष्ट देने यहाँ आया हूँ। मेरी तो विनम्र प्रार्थना है कि आप दयावत्सल बनकर मुझे उस अमंगलकारी दुरात्मा को बंदी बनाने और चीवर का पुनरुद्धार कर हमें पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर जाने में हमारी मदद करें। बोधिसत्व ने कहा, उस दानव की यंत्रचालित सिद्धियां तुमसे कम नहीं है। तब ठीक है, थांग भिक्षु के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी। उससे धन्यवाद देते हुए वानर ने फिर से नमन किया और उससे बाहर चलने की प्रार्थना कर खुद भी बोधिसत्व के मेघ पर जा चढ़ा। एक पल में ही वे दोनों श्याम वायु पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपना मेघ उतार कर वे पैदल ही गुफा की ओर चल पड़े। वे अभी चल ही रहे थे कि उन्हें पर्वत की ढाल पर एक तावपंथी पुजारी दिखाई दिया। उसके हाथ में कांच की तश्तरी थी जिस पर 2 अमृतत्व गुटिकाएं रखी थी। वानर को उस पर तुरंत ही संदेह हो गया, इसलिए उसने उस पर अपने लोहदंड का वार कर दिया, जिससे उसके मस्तक और हृदय से खून बहने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध रह गई बोधिसत्व ने पूछा, वानर, क्या अभी तक तू असभ्य जंगली ही है? इसने तो तेरा चीवर नहीं चुराया था और न ही तू इसे जानता था। ये तो तेरा शत्रु भी नहीं था, फिर तूने इसे क्यों मार डाला? वानर ने जवाब दिया, बोधिसत्व, जरूर आप इसे पहचानती नहीं है, लेकिन यह उस काले रीछ की प्रेतात्मा का मित्र था। कल ही वे दोनों एक सफेद कपड़े पहने हुए विद्वान के साथ यही घास पर पर्वतीय ढाल के बीच बैठे बातें कर रहे थे। आज उस काले दुष्टात्मा का जन्मदिन है और आगामी कल यह बुद्ध चीवर महोत्सव में आने भी वाला था। इसी कारण मैं इसे पहचान गया। मुझे विश्वास है कि यह उस दानव को जन्म दिवस पर बधाई देने जा रहा था। बोधिसत्व बोली, ऐसा है तो कोई बात नहीं। वानर ने जाकर तावपंथी के शव का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए उसको उठाया। उसने देखा कि वह एक धूसर भेड़िए की आत्मा थी। उसके हाथ की कांच के तश्तरी पर ये शब्द लिखे हुए थे, गुरु शून्य स्थित द्वारा निर्मित। वानर ने हंसकर कहा, कितने सौभाग्य की बात है, इससे मुझे मदद मिल जाएगी और आपका श्रम भी कम हो जाएगा। इस दानव ने तो अपनी इच्छा से ही स्वीकार कर लिया और उस दूसरे दानव को आज ही समाप्त कर दिया जाएगा। बोधिसत्व ने पूछा, तुम्हारी इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वानर ने जवाब दिया, मुझे एक कहावत याद आ गई है कि शत्रु के शस्त्र से ही शत्रु को हरा देना चाहिए। क्या आप इस बारे में मुझसे मेरी पद्धति से काम करने की अनुमति देंगी? बोधिसत्व ने कहा, मुझे पूरी बात तो बताओ। वानर ने साफ किया, आप इस तश्तरी पर ये जो 2 अमृतत्व गुटिकाएं देख रही है, उन्हें हम काले दानव को भेंट कर देंगे। इस पर अंकित गुरु शून्य स्थित का उपयोग कर हम उसे प्रलुब्ध करने के लिए करेंगे। अगर आप मेरी बात के अनुसार काम करने के लिए हाजिर हो, तो मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे ना तो बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही युद्ध करने की जरूरत होगी। यह दानव हमारी आंखों के सामने ही बहरा कर गिर पड़ेगा और वह चीवर हमारे सामने खुद आ जाएगा। अगर आपने मुझे मेरी योजना के अनुसार काम करने नहीं दिया, तो फिर आप पश्चिम जाइए, मैं पूर्व चला जाऊंगा। हम बुद्ध चीवर से सदा सदा के लिए हाथ धो बैठेंगे और सांचांग वही उपत्यका पर बैठे रह जाएंगे। बोधिसत्व ने मुस्कुराकर टिप्पणी करी, वानर, उसमें तो बहुत हिम्मत है। वानर ने आपत्ति की,
जी नहीं, विश्वास कीजिए, वास्तव में मेरी एक निश्चित योजना है। क्वानन बोली, तो वह योजना मुझे भी बता दो। देखिए, तश्तरी पर गुरु शून्य स्थित द्वारा निर्मित लिखा हुआ है, तो यह गुरु शून्य स्थित उसी का नाम होना चाहिए। आप बोधिसत्व अगर आप मेरी योजना के अनुसार काम करें तो आप उसी तावपंथी का रूप धारण कर लीजिए। मैं इनमें से एक गुटिका खा लेता हूँ और खुद को उस गुटिका में बदल लेता हूँ। जरूर मैं एक बड़ी गुटिका बन जाऊंगा। आप उन 2 गुटिकाओं को इस तश्तरी पर रखकर दैत्य को जन्म दिवस की शुभकामना देने अंदर चली जाइएगा और उसे बड़ी वाली गुटिका उठाने के लिए प्रेरित कर दीजिएगा। जब वह मुझे निगल लेगा तो मैं खुद ब खुद उसके अंदर चला जाऊंगा और उस पर अधिकार कर लूंगा। तब अगर उसने जीवन नहीं लौटाया तो मैं उसकी आंतों से एक विकल्प गढ़ लूंगा। अब क्या था, बोधिसत्व के लिए स्वीकृति में सिर हिलाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था। वानर ने हंसते हुए पूछा, आपको मेरा उपाय कैसा लगा? असीम दयालु बोधिसत्व अपनी अनंत दैवी शक्तियों और रूपांतरण क्षमताओं का उपयोग कर अपनी इच्छा पर भावनाओं और अपनी देह पर अपनी इच्छा का वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम थी। इसलिए वे पल भर के लिए ही गुरु शून्य स्थित बन गई। यह रूप परिवर्तन देखकर वानर कह उठा, अद्भुत, अति श्रेष्ठ! आप एक दुष्ट आत्मा के रूप में छिपे बोधिसत्व है, या वे बोधिसत्व है जो वास्तव में एक दुष्ट आत्मा ही है? बोधिसत्व ने हंसकर जवाब दिया, उखुन, आखिरकार दुरात्मा और बोधिसत्व दोनों एक ही तो हैं। दोनों ही अनंतत्व के ही अंश होते हैं। इन शब्दों से अचानक प्रबुद्ध होकर वानर ने कुछ चक्कर खाए और खुद को अमृतत्व गुटिका में बदल लिया। वानर ने खुद को जिस गुटिका में बदल लिया था वह सच में दूसरी गुटिका की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी थी। बोधिसत्व ने इसे तय कर लिया और वे कांच की तश्तरी हाथ में लिए दानव की गुफा में प्रवेश दरवाजे तक पहुंच गए। यह देखकर बोधिसत्व ने सोचा, अगर इस पशु के न रहने के लिए इस गुफा का निर्वाचन किया है तो अभी भी अवश्य ही उसके उद्धार की आशा की जा सकती है। उसी पल से बोधिसत्व के हृदय में उसके प्रति करुणा उभर आई। गुफा के प्रवेश दरवाजे पर पहुंचने पर वहां खड़े पिशाचों ने उसका अभिनंदन करते हुए कहा, अमर्त्य वरिष्ठ शून्य स्थित, आपका स्वागत है। कुछ द्वारपाल उनके आने की सूचना देने के लिए अंदर दौड़ गए। दरवाजे से निकलकर दानव उनसे भेंट करने वहां आ पहुंचा और बोला, गुरुवर शून्य स्थित, इतना कष्ट उठाकर यहाँ आना आपकी सज्जनता का द्योतक है। मेरे लिए यह बड़े गर्व की बात है। बोधिसत्व ने जवाब दिया, कृपया मुझे आपकी ये जादुई गुटिकाएं उपहार में देने की अनुज्ञा दें। मुझे विश्वास है कि इनका सेवन कर आप अमर हो जाएंगे। पारस्परिक अभिनंदन की औपचारिकताएं खत्म करने के बाद दोनों ने अपने आसन ग्रहण किए। दानव अगले दिन की घटनाएं बताने लग गया। बोधिसत्व ने तुरंत ही विषय बदलते हुए उसकी ओर तश्तरी बढ़ा दी और कहा, आपके प्रति मेरी श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप कृपया इन्हें स्वीकार करें। बोधिसत्व यह देखकर कि उनमें से बड़ी गुटिका कौन सी थी, उसे आगे बढ़ाते हुए बोली, राजन, आप दीर्घजीवी हो। दानव ने दूसरी गुटिका उसे थमा दी और कहा, गुरु शून्य स्थित, आशा है कि आप भी मेरे साथ ही इसका सेवन करेंगे। सौजन्यवश एक बार इनकार करने पर दानव ने बड़ी गुटिका उठा ली। वह उसे निकलने ही जा रहा था कि गुटिका खुद उसके मुंह में लुढ़क गई। अंदर जाते ही वानर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और वहां कुछ कलाबाजियां खाई जिनसे दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। अब बोधिसत्व भी अपने असली रूप में आ गई और दानव से बुद्ध जीवन के बारे में पूछने लगी। इस बीच वानर भी दानव के नखनों के रास्ते से बाहर निकल आया था। बोधिसत्व को शंका हुई कि कहीं दानव फिर से दुष्टतापूर्ण व्यवहार न करने लगे, इसलिए उसने उसके सिर पर एक पट फेंक दिया। दानव उठ खड़ा हुआ और अपने भाले से उन दोनों को छेदने की कोशिश करने लग गया, लेकिन तब तक वानर और बोधिसत्व दोनों ही आकाश में ऊपर उठ चुके थे। बोधिसत्व ने वहीं से मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। दानव के सिर में बहुत दर्द होने लग गया। उसने अपना भाला नीचे पटक दिया और असहनीय पीड़ा से
धरती पर लौटने लग गया। उधर भव्य वानर राज आकाश के बीचों बीच हंसते हंसते दोहराए जा रहा था और इधर काले रीछ की आत्मा जमीन पर घोर यंत्रणा से छटपटा रही थी। बोधिसत्व ने पूछा, बोल पशु, अब तो तू सत्य मार्ग पर वापस आ जाएगा ना? दानव बार बार गिड़गिड़ाने लगा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अगर आपने मुझे प्राण दान दिया तो मैं जरूर लौट आऊंगा। वानर ज्यादा सोच विचार न कर सीधा उसे मार देना चाहता था, लेकिन बोधिसत्व ने तुरंत ही उसे यह कहकर रोक दिया, उसे मत मारो, मुझे उससे काम लेना है। वानर ने पूछा, इस पशु का वध ना कर इसे जिंदा बनाए रखने से क्या फायदा? बोधिसत्व ने जवाब दिया, मेरे पोतारस द्वीप के पिछले भाग की रक्षा करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। मैं इसे अपना द्वीप रक्षक देवता बनाकर अपने साथ ही ले जाऊंगी। वानर हंसते हुए बोला, आप सच ही सर्वांतकरण से कृपालु रक्षिका है, जो किसी भी प्राणी का व्यर्थ नाश नहीं होने देती। अगर मैं आपके जैसा मंत्र पाठ जानता तो जहाँ कहीं भी कोई काला रीछ मुझे मिलता, मैं उस मंत्र का हजारों बार पाठ कर उसे मार डालता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। आज हम राकेश जी की मांग पर चीनी भाषा की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है शाओथांग जी। हालांकि आपने मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरे चीनी उच्चारण की तारीफ की, लेकिन हमने अब तक जितनी भी चीनी भाषा सीखी है उसमें मुझे लगता है कि चीनी भाषा सीखने में सबसे बड़ी कठिनाई इसके उच्चारण को सीखने की ही है। आपने सही कहा और ये बात समझ में भी आ सकती है, क्योंकि इस समय संसार के विभिन्न देशों की भाषाओं की सभी लिपियों में से एकमात्र चीनी भाषा ऐसी है जो स्वानिक नहीं है। चीनी लिपि के उद्गम के बारे में अनेक लोक कथाएं हैं। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन समय में छांगजिए नामक एक व्यक्ति था। उसे जमीन में पक्षी व जंगली जानवरों के पक्षियों को ध्यान से देखकर प्रेरणा मिली और इस प्रकार चीन की सबसे पुरानी चित्रलिपि का आविष्कार हुआ। सचमुच वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हाँ बिल्कुल। बाद में नए चीन के पुरातत्वज्ञों को चीन के शांतुंग प्रांत के चू जिले में स्थित लियोयांग नदी के आसपास के प्राचीन मकबरों की खुदाई में बहुत सी प्राचीन सामग्री मिली, जिनमें से कुछ मिट्टी के ऐसे बर्तन भी थे जिन पर चित्रलिपि अंकित थी। अनुसंधान के अनुसार ये चित्रलिपि 4500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और यही चीन की सबसे पुरानी लिपि का प्रारंभिक रूप भी था। ओह, तो ये बात है। मैं आपको सच बताता हूँ, चीनी अक्षर याद करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसके लिए क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? चीनी अक्षर दूसरी भाषाओं के अक्षरों जैसे नहीं है, बल्कि अलग अलग चित्र के रूप में है। चीनी अक्षर लिखने के स्थापित नियम नहीं है। चीनी भाषा सीखने वालों को एक एक चीनी अक्षर को याद करना होता है, इसलिए चीनी भाषा सीखने में ये एक बड़ी कठिनाई है। ओह, तो इसका हल क्या है? लोगों को चीनी अक्षर पहचानने व पढ़ने में मदद देने के लिए चीन सरकार ने वर्ष 1958 में चीनी भाषा की स्वानिक पद्धति जारी की। यह पद्धति मैंड्रिन यानी चीनी पुतोंगहुआ के उच्चारण के आधार पर लैटिन अक्षरों का इस्तेमाल कर चीनी अक्षरों की वर्तनी बताती है। अच्छा, तो क्या आप इसे जरा विस्तार से बता सकती हैं? क्यों नहीं।
चीनी भाषा की स्वानिक पद्धति चीनी अक्षरों का उच्चारण बताने के लिए बनाई गई प्रतीकात्मक व्यवस्था है। उसमें व्यंजन और स्वर 2 भाग है। चीनी भाषा में 21 व्यंजन है और 19 स्वर है। ये बात मेरी समझ में आ गई। धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आपको ये तो मालूम ही है कि चीनी भाषा के उच्चारण में 4 टोन है, यानी सतही टोन, उठती हुई टोन, गिरती उठती हुई टोन और गिरती हुई टोन। इस तरह हर चीनी अक्षर की 4 टोन होती है और हर अलग टोन में उसका अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए माँ अक्षर को लें। माँ यानी कि माता, माँ यानी कि सनसनाहट, माँ यानी कि घोड़ा, माँ यानी कि गाली। माँ, 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 माँ। माँ की सतही टोन वाले अक्षर में उसका अर्थ है माँ। माँ, पर तीसरे टोन में माँ का मतलब है घोड़ा। माँ। आप निश्चय ही अपनी माँ को घोड़ा नहीं पुकारना चाहेंगे, इसलिए चीनी अक्षर की टोन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कठिन है पर बहुत रुचिकर भी है। वास्तव में टोन याद करने के लिए और एक उपाय है। सुनिए, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इस संदर्भ में 1, 2, 3, 4 का प्रयोग पहले शायद नहीं हुआ, लेकिन चीनी भाषा सीखने की शुरुआत में वो मददगार होगा। 1, 2, 3, 4 में क्या आपने कुछ फर्क सुना? 1 का सतही टोन, 2 उठती टोन, 3 गिरती उठती टोन और 4 गिरती टोन। 1, 2, 3, 4। ठीक है, बाद में हम और अधिक अभ्यास करेंगे। अच्छा। चीनी भाषा की 4 टोन सीखना सही रूप से चीनी अक्षर पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से विदेशी दोस्त 4 टोनों का उच्चारण सही रूप से नहीं कर सकते, इसलिए बातचीत में बहुत सी हंसी मजाक की स्थितियाँ आती हैं। कभी कभी उनकी बात दूसरों को समझ में आती है, कभी दूसरों तक गलत मतलब प्रेषित होता है। हाँ, मुझे इसका अच्छा अनुभव है। इसलिए भावी पाठों में हम निरंतर 4 टोनों का अभ्यास करेंगे ताकि आप 4 टोनों के प्रयोग में निपुण हो सकें। इससे मुझे और मेरी तरह चीनी सीख रहे श्रोताओं को निश्चय ही लाभ होगा। चीनी भाषा की दूसरी विशेषता है कि संज्ञा शब्दों के सामने एक निपात शब्द का प्रयोग है। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हेड ऑफ कैटल। इसमें हेड निपात शब्द है, पर अंग्रेजी की तुलना में चीनी भाषा में बहुत अधिक निपात शब्द हैं, जिनमें से क का इस्तेमाल बहुत व्यापक है। क। चीनी भाषा में हम हिंदी की तरह 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति नहीं कहते। हम कहते हैं 1个人, 2个人, 3个人, यानी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 1个人, 2个人, 3个人। मैं समझ गया। इन सब में क निपात शब्द है। दूसरा निपात शब्द श्याओ का भी व्यापक प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अक्सर ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है जिनका मतलब लंबाई से होता है। 1条路, 2条路, 1 रास्ता, 2 रास्ते। ठीक है। बिल्कुल। चीनी भाषा में और एक विशेषता है कि संयुक्त शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। हिंदी में एक शब्द से जो अर्थ निकलता है, चीनी भाषा में उसके लिए शायद 2, 3 यहाँ तक कि 4 शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अग्निशमन वाहन के लिए चीनी भाषा में 消防车辆 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है। 火车 हिंदी में रेलगाड़ी है। अब अनुमान लगाइए, 火山 यानी कि आग पहाड़ का क्या मतलब है? ज्वालामुखी पर्वत। बिल्कुल ठीक। मैं और कुछ उदाहरण दूंगी। गाड़ी को चीनी भाषा में 汽车 कहा जाता है और विद्युत वाहन को 电动汽车। 汽车गाड़ी और 电车 यानी कि विद्युत गाड़ी।
आने वाले पाठों में हम चीनी अक्षरों के उच्चारण के बारे में और अधिक अभ्यास करेंगे। ठीक है। अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश और शावधान को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है। सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2026 और अब 9:30 बजने को है। सुबह के जो 8:30 से 9:30 का प्रोग्राम होता है चैनल रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का, वो भी आपने सुना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।